पहला, डबल कंडक्टर सिस्टम। मैंने कहा कि कैपेसिटर सिंगल कंडक्टर से भी बन सकता है, डबल कंडक्टर से भी बन सकता है, पर प्रेफर हम डबल कंडक्टर सिस्टम करते हैं क्योंकि सिंगल कंडक्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपको बताए गए। पहला डबल कंडक्टर सिस्टम जो कॉमनेस्ट कैपेसिटर बनता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस टॉपिक की थियोरी को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर बताया। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। सबसे पहले तो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम किसको बुलाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है। तो याद रखना, किसी भी शेप और साइज का दो मेटल के प्लेट्स होने चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ हो। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी भी शेप और साइज का दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों प्लेट्स के बीच जो मीडियम होनी चाहिए दैट मस्ट बी डाइलेक्ट्रिक, नॉन कंडक्टिंग। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आप याद करो, जब हम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं दोनों प्लेट्स पे तो फ्लो करना शुरू कर देगा एक पर से दूसरे पर, अगर बीच में कंडक्टिंग मीडियम हो। इसीलिए डेफिनेशन इसका बनता है, व्हेन टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एनी शेप एंड साइज आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर with a non-conducting या dielectric medium between them, then the arrangement is called parallel plate capacitor। यहां मैंने कुछ एग्जांपल से दिखाया भी हुआ है। दो प्लेट्स हैं सर्कुलर, एक बड़ा एरिया है एक छोटा एरिया है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया हुआ है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट सर्कुलर हो, एक प्लेट रेक्टेंगुलर हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दो, बीच में मीडियम नॉन कंडक्टिंग है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों प्लेट किसी रैंडम शेप के हों, दोनों में से दोनों का एरिया अलग अलग भी हो, सिर्फ वे पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे से नजदीक सेपरेशन पे होने चाहिए और मीडियम डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, तो अरेंजमेंट को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या दोनों प्लेट अलग अलग शेप साइज का रखने से, अलग अलग एरिया का रखने से कोई एडिशनल एडवांटेज है क्या? तो ये पाया जाता है कि अलग अलग एरिया का प्लेट रखने पर कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलता है। तो फिर कोई फायदा नहीं है कि अलग अलग एरिया का रखें हम। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे कि अगर दोनों प्लेट्स के एरिया अलग हैं तो क्या उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं कहेंगे क्या? तो उसको कहेंगे, लेकिन उसका कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं। इसलिए नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के दौरान हम दोनों प्लेट आइदर सर्कुलर लेते हैं तो दोनों सेम एरिया के, या रेक्टेंगुलर लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं तो सेम एरिया के, पर अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, जब मैंने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट को मैं प्लस चार्ज दूंगा और एक प्लेट को माइनस चार्ज दूंगा, तो वो दूंगा कैसे, क्या फेनोमेनन होता है? तो मैंने यहां नोट में एक रेक्टेंगुलर प्लेट का अरेंजमेंट यहां दिखाया हुआ है डी सेपरेशन पे, और एक बैटरी लगाई हुई है। बैटरी वो प्रोसेस है या बैटरी वो अरेंजमेंट है जिससे हम प्लेटों को चार्ज देते हैं। देखना जरा, जैसे ही आप इस स्विच को बंद करोगे, ये मेटल के प्लेट्स हैं, यानी इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी मेटल का प्लेट है, मतलब इसके पास भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे ना, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और बैटरी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, वो क्या करवाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवाते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। वैसे नॉर्मली मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज अपने आप ट्रैवल करता है, फील्ड का डायरेक्शन हाई से लो होता है, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑन इट्स ओन। अगर उसको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्रॉस कराना है तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, बैटरी वही काम करता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवाएगा हाई पोटेंशियल से लो, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस प्लेट पर जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। सोचो, फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और सेकेंड प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जाकर डिपॉजिट हुआ, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, बैटरी अभी भी लगा हुआ है, तो वो बैटरी फिर क्या करेगा, अगले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही मोशन करेगा।
फिर एक प्लस और एक माइनस चार्ज डेवलप होगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन ये क्लैरिटी से आपको याद रहना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी स्पीड पहले वाले इलेक्ट्रॉन से कम होगी। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलकर इस प्लेट पर आकर डिपॉजिट हुआ, वो अगले इलेक्ट्रॉन को जो आकर डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा उसको रिपेल करेगा। इसीलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है पहले वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में स्लो जाता है, उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन तो और स्लो जाता है, और धीरे धीरे ये चार्जिंग का प्रोसेस बहुत स्लोली होता है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि पूरे कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो ये इन्फिनाइट समय लगता है। एक स्टेज ऐसा आता है जब इलेक्ट्रॉन को प्लेटों पर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पहुंचने ही नहीं देता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज नाउ। पर अगर कोई पूछे आपसे कि पहले 50% कैपेसिटर को चार्ज होने में सपोज T1 टाइम लगा और सेकेंड 50% कैपेसिटर को चार्ज होने में T2 टाइम लगा, तो याद रखना T2 T1 की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। T1 मैंने लिया यहां पे टाइम फॉर फर्स्ट 50% चार्जिंग, और T2 मैंने लिया है यहां पे टाइम फॉर रिमेनिंग 50% चार्जिंग। तो याद रखना सेकेंड हाफ में 50% चार्ज होने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रिपल्शन महसूस करेगा। इसीलिए मैंने नोट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन किया, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूटिलिटी तब है जब उसको चार्ज दिया जाए इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उसको मैंने नोट में यहां पे लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है चार्जिंग फेनोमेनन टेक्स टाइम। क्या कारण आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सेकेंड प्लेट पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर प्लेट, इसीलिए टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, एक और चीज यहां पे देखो, तो मैंने चार्जिंग सर्किट में एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हिंडर करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करता है। आप सोचें अगर ये रेजिस्टर नहीं हो यहां पे, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट से बैटरी की वजह से अट्रैक्ट होकर आएगा, बैटरी उसको क्रॉस करवाएगा और वो दूसरे प्लेट पे जाकर टकराएगा और प्लेट पे रुकेगा। सोचो अगर रास्ते में उसको कोई हिंड्रेंस ना मिले तो उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी, और जब वो प्लेट पर जाकर टकरा कर रुकता है तो वो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास था वो हीट के फॉर्म में डेवलप होता है, एंड दैट विल बर्न आउट द कैपेसिटर प्लेट्स। इसीलिए बिना रेजिस्टर लगाए प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में हम कभी भी कैपेसिटर को चार्ज नहीं करते हैं। इसीलिए यहां दूसरे नोट के पॉइंट में लिखा हुआ है रेजिस्टर इज रिक्वायर्ड इन चार्जिंग सर्किट। रीजन अगर इसका आपको याद रखना हो, टू स्लो डाउन द चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स, टू स्लो डाउन द चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको स्लो डाउन करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने यहां लिखा हुआ है, आप सोचकर देखें अगर इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जा रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा है तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से यहां तक तो करंट फ्लो कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन इस बीच में तो मैंने नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, और अगर यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर सकता है? आप याद करो, यहां पे एक छोटा सा स्विच आप ओपन कर देते हो तो फिर करंट फ्लो करना बंद कर देता है, तो फिर आप इतना बड़ा ओपन सर्किट आपने लगा रखा है तो भी करंट फ्लो कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो आप याद रखना यहां पे सर्किट कंप्लीट है। असल में जो वायर में करंट फ्लो करता है ना, उस करंट को, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट होता है, उस करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट।
चार्जिंग के फेनोमेनन के दौरान प्लेटों के बीच भी एक करंट फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं है। इस करंट को याद रखना, एक स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं। इस जो वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और प्लेटों के बीच जो करंट फ्लो करता है, दिस इज नोन बाय द नेम डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे चलकर जब हम ईएमआई चैप्टर पे पहुंचेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का मैथमेटिकल इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। क्यों डेवलप होता है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर आप याद रखना कि दो एंटेनास के बीच, अभी जैसे आप सोच कर देखें कि मैं यहां पर एक माइक में बोल रहा हूं और आप उसी आवाज को अपने मोबाइल से या लैपटॉप से सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या फेनोमेनन अकर कर रहा होगा। मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे माइक का डायफ्राम ऑसिलेट कर रहा है, उसके कारण एक करंट डेवलप हो रहा है। वो करंट वायर की मीडियम से एक एंटेना को दिया जा रहा है। उस एंटेना के पास, इस एंटेना को दिया गया, इस एंटेना में अगर एक वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप हुआ, जो फ्लो करके एंटेना की मदद से आपके घरों तक पहुंच गया। फिर वो आपके मोबाइल के या लैपटॉप के रिसीविंग एंटेना से रिसीव हुआ और आपके ईयरफोन में आप उसी आवाज को सुन पा रहे हैं। तो जायज है कि मेरे वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है और आपके रिसीविंग एंटेना और आपके कान में जुड़े हुए वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, तभी तो वही आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर यहां पे वही करंट है, आपके घर में वही करंट है, तो मेरे एंटेना और आपके एंटेना के बीच में भी तो वही करंट होना चाहिए, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। ये जो दो एंटेनास के बीच करंट फ्लो करता है, याद रखना इस करंट के कारण शॉक नहीं लगता है, ये वेव्स के फॉर्म में होता है। इस करंट को हम बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बैटरी से लेकर प्लेट तक कंडक्शन करंट, प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट और फिर वापस कंडक्शन करंट। यानी हमेशा याद रखना, चार्जिंग सर्किट इज ऑलवेज कंप्लीट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज बिटवीन दी प्लेट्स, है ना। अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का केवल हम थियोरेटिकल टर्म याद रखें, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी हम कंसीडर करेंगे। तो 3 पॉइंट मैंने इसमें बताया। पहला, चार्जिंग फेनोमेनन में समय लगता है। दूसरा, रेजिस्टर की जरूरत होती है चार्जिंग सर्किट में। तीसरा, कि यहां पे सर्किट कंप्लीट है। अच्छा, तो आप सोच कर देखें, अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो क्या मैं उसका कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं उसी 3 स्टेप से जो आपको पहले बताया गया था? तो बिल्कुल किया जा सकता है। पहला स्टेप याद करो, 2 कंडक्टर सिस्टम होता है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं। मैंने बैटरी लगाया, इस पर से इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन खींचकर इस पर गया। इलेक्ट्रॉन जब खींचकर इस पे जाएगा तो तब तक ये फेनोमेनन होता रहेगा जब तक कि वो स्टेज ना आ जाए कि इतना ज्यादा चार्ज हो गया कि वो अगले इलेक्ट्रॉन को जाने ना दे। इसका मतलब ये होता है कि प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड फुल्ली चार्ज्ड कंडीशन, या इसको स्टीडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। फुल्ली चार्ज्ड या स्टीडी स्टेट। फुल्ली चार्ज या स्टीडी स्टेट का मतलब होता है when voltage across capacitor, parallel plate capacitor becomes equal to voltage of charging source। ठीक है, तो मैंने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दिया, एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। दूसरा स्टेप याद करो, जब भी आप चार्ज देते हो उसके बाद कहा गया था पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? जब स्फीयर्स होते हैं तब तो स्फीयर के लिए तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमें नोन होता है k/r, लेकिन इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स के लिए तो पोटेंशियल डिफाइन करते नहीं, उनके इक्वेशंस तो पता होते नहीं है। तो अगर कभी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स के कारण पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, तब आप यूज करते हैं E.dr। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड नोन हो, E.dr। आपसे सोचें, यहां पे प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज दिया, इस मेटल प्लेट पे, इस
मेटल प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज दिया, लेकिन म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ये आमने सामने वाले सरफेस पे आ गए, तो ये ऐसा हो गया जैसे एक ही सरफेस पे चार्ज है, और सिंगल सरफेस पे चार्ज होता है तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एक सिंगल सरफेस पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मैंने कहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो केवल आइसोलेटेड प्लेट के लिए वैलिड होता है, नहीं तो आप सिंगल सरफेस वाला ही रिजल्ट यूज करते हैं। फिर इस माइनस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही आएगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि एक ही सरफेस पे चार्ज है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे दोनों का एडिशन, यानी प्लेटों के बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू 2, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन व्हिच कैन बी रिटन एज q अपॉन a एप्सिलॉन। तो Va माइनस Vb अगर यूज करना है तो q अपॉन a एप्सिलॉन डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर, मैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही ले रहा हूं तो डॉट की जगह कॉस थीटा डी आर, कॉस 0 डी आर, तो ये हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन, डी आर का इंटीग्रेशन प्लेटों के बीच की दूरी दे देगा, दैट विल बी d। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये मिल गया तो याद करो स्टेप 3 में कैपेसिटेंस हम कैसे यूज करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई Va माइनस Vb, Q वाला टर्म गेट्स कैंसल्ड तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां याद रखना, फिर देखो ना चार्ज पे ना पोटेंशियल पे, फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ ए यहां पे है एरिया ऑफ प्लेट्स। मैंने कहा कि नॉर्मली दोनों प्लेट्स का एरिया सेम लेते हैं, लेकिन अगर कोई सपोज ऐसा अरेंजमेंट बना ले कि एक बड़ा प्लेट है एक छोटा प्लेट है, तो एरिया में कौन सा एरिया लेना चाहिए, तो हमेशा याद रखना है एरिया ऑफ स्मॉलर प्लेट लेते हैं, क्योंकि जायज है अगर एक प्लेट बड़ा है और एक प्लेट छोटा है और एक पर आपने प्लस दिया और एक पर आपने माइनस दिया, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से मिनिमम सेपरेशन पे रहने की कोशिश करेंगे ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो ओवरलैपिंग एरिया पर ही तो सारा का सारा प्लस आकर इकट्ठा होगा, तभी तो सेपरेशन मिनिमम होगा चार्जेस के बीच में। तो बेशक आप बड़ा प्लेट लो पर आपको लेना तो ओवरलैपिंग एरिया, तो फिर दो अलग अलग एरिया के प्लेट बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर लेकिन अलग अलग प्लेट है तो एरिया ऑफ स्मॉलर प्लेट, जबकि डी जो है दिस इज सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। और एप्सिलॉन नॉट यहां पे परमिटिविटी ऑफ एयर है, क्योंकि मैंने प्लेटों के बीच में एयर मीडियम डाला है, एयर मीडियम लिखा है, लेकिन अगर प्लेटों के बीच कोई और मीडियम हो तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को आप लिख सकते हो के ए बाई डी। मतलब मैं कह सकता हूं डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर के, इसीलिए नॉर्मली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में एयर रखने के बजाय हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं ताकि उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाए। इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।